फ्रेंड्स, इससे पहले हमने वीडियो में दो चीज़ें पढ़ी थी और दो चीज़ों को सीखा था। इसमें सबसे नंबर एक पर था फ्रेज, जो आपको स्क्रीन पे ये देखिए दिखाई दे रहा है। ये फ्रेज है और ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये फ्रेज है और ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फ्रेज। और मैंने इस पार्ट का नाम रखा है सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस में हमने पहले फ्रेज पढ़ लिया। मैंने आप लोगों को बताया था पहले, इससे पहले वीडियो में, कि किसी भी लैंग्वेज के या किसी भाषा के जो होते हैं 5 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट होते हैं और उनको मिल करके एक भाषा, एक जो है वेल मेंटेन्ड भाषा जो बनती है, वो इनको मिला करके बनती है। तो उसमें सबसे पहले आया था, मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट के बाद लेटर होता है, लेटर को मिलकर के फ्रेज बनते हैं, फ्रेज को मिलकर के क्लास बनता है, और लेटर, फ्रेज, क्लास को मिला करके सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक ना? तो हमने फ्रेज को पढ़ लिया था और क्लास को पढ़ लिया था। आज देखिए, आज हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इसमें सेंटेंस रह गया था और इस पे मैंने आपको बता दिया था कि ये सेंटेंस होता क्या है। ये मैंने आपको बता दिया था कि सेंटेंस होता क्या है। तो इसमें आज आप पहली बार देख लीजिए कि इन तीनों में, फिर एक बार से आप रिपीट कर लीजिए कि इन तीनों में डिफर क्या है। ये बेसिकली ये तीनों जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। एक बात कि आपने जाना कि लेटर्स होते हैं, लेटर से मिलकर के वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से मिलकर के फ्रेज बनते हैं, फ्रेज और वर्ड्स फ्रेज से मिलकर के क्लास बनते हैं, वर्ड फ्रेज क्लास से मिलकर के सेंटेंस बनते हैं। तो फ्रेज, क्लास और सेंटेंसेस में अंतर क्या है? क्योंकि ये तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहे जाते हैं। अगर आप इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे तो कहा जाएगा कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन इन तीनों में फर्क क्या है, जरा थोड़ा सा इसका अंतर अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा इसको समझने में। सबसे पहले देख लीजिए, ये फ्रेज है, ये आप देख रहे हैं। फ्रेज का क्या मैटर होता है कि ये फ्रेज होता है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर उसके बाद देखिए क्लास को कह रहा है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर उसके बाद सेंटेंस को भी बता रहा है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आइए आगे देखते हैं इसमें होता क्या है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज हैज नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। जो इसकी सबसे मेन चीज ये होती है कि फ्रेज हैज नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, या यूं कि ये सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। नेक्स्ट बात आती है इसमें क्लास। तो क्लास हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, अर्थात इसमें सब्जेक्ट भी होगा और प्रीडिकेट भी होगा। नेक्स्ट एक बात आती है सेंटेंस। सेंटेंस हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये भी सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन। अगर इसको आप याद करना चाहें तो सबसे पहले देख लीजिए कि सबसे पहले सेंटेंस में है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दूसरी चीज होती है फ्रेज हैज नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, और दूसरा और तीसरा ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब रखता है। नेक्स्ट चीज और नेक्स्ट कॉलम में देखिएगा, इट इज अनएबल टू गिव कंप्लीट सेंस। मतलब कि फ्रेज जो है ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा। लेकिन क्लास जो है इट मे और मे नॉट गिव कंप्लीट सेंस, ये दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। आइए अब सेंटेंस को देखते हैं। इट गिव्स कंप्लीट सेंस, यानी कि एक एक सीढ़ी आपको बढ़ते जाना है। तो ये क्या कर रहा है कि इट मे और मे नॉट गिव कंप्लीट सेंस, अर्थात क्लास, और फिर उसके बाद सेंटेंस जो है इट गिव्स कंप्लीट सेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये आप अगर देखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो एक ग्रुप ऑफ ये क्या होता है कि ये कंप्लीट सेंस देता है। अब आइए इसी को और आगे बढ़ते हैं कि इसमें हमने जो है देखा था। तो सबसे पहले आप जाने कि सेंटेंस कहते किसको है। यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि व्हाट इज सेंटेंस। तो ऊपर आपने देख ही लिया है, सेंटेंस शब्द या शब्दों, वाक्यांश या वाक्यांशों, उपवाक्य या उपवाक्यों का एक समूह होता है तथा एक सार्थक विचार व्यक्त करता है। सबसे बड़ी चीज इसके साथ ही होती है कि ये शब्द या शब्दों, एक शब्द का भी सेंटेंस बन सकता है, वाक्य या वाक्यांश, ये हो गया था। फिर से आप देख लीजिए व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है, व्हाट इज सेंटेंस,
वाक्य, सेंटेंस, शब्द या शब्दों, वाक्यांश या वाक्यांशों, उपवाक्य या उपवाक्यों का एक समूह होता है तथा एक सार्थक विचार व्यक्त करता है। देखिए मैं बता दूं कि शब्द या शब्दों, एक शब्द का भी एक सेंटेंस हो सकता है या शब्दों का ग्रुप होगा। वाक्यांश, किसी वाक्यांश अर्थात फ्रेज, वाक्यांश जो होता है वो फ्रेज होता है। वाक्यांश या वाक्यांशों या उपवाक्य या उपवाक्यों का एक समूह होता है तथा एक सार्थक विचार व्यक्त करता है। इसके साथ सबसे बड़ी लॉजिक ये है कि ये सार्थक विचार व्यक्त करता है। अब आइए दोस्त ये देखते हैं कि ये क्या होता है। इसमें टाइप ऑफ सेंटेंस, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि बहुत से लोग ये देखते हैं कि टाइप ऑफ सेंटेंस, इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है कि कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। तो ये जो है सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, वाक्यों के प्रकार, वाक्य को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। नंबर एक जो होता है टाइप ऑफ सेंटेंस जो होता है बेस्ड ऑन सेंस, वाक्यों के प्रकार भाव के आधार पर, इसमें एक सेंस के आधार पर, देखिए बेस्ड ऑन सेंस ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक जो होता है ये सेंस के आधार पर इसका एक अर्थ होता है। दूसरा जो होता है स्ट्रक्चर, अर्थात ये बनावट के आधार पर वाक्यों के प्रकार होते हैं। वाक्यों को दो प्रकार से बांटा जाता है, एक बांटा जाता है सेंस के आधार पर और एक बांटा जाता है उसकी बनावट और ढांचे के आधार पर। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार लड़के कंफ्यूज रहते हैं। बेसिकली जो थोड़ा सा लड़के इंटरमीडिएट या और दूसरे इसमें पढ़ते हैं तो इस बारे में सोचते हैं। अब देखिए बात आती है, अब इसमें टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो आप देख रहे हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस जो आ रहा है वो किस पे आ रहा है, बेस ऑन सेंस, सेंस के आधार पे जो आप देखेंगे तो ये कौन सा है, वाक्य प्रकार भाव के आधार पर होता है। भाव के आधार पर वाक्य चार प्रकार के होते हैं। क्या देखा आपने, भाव के आधार पर वाक्य चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबसे पहले हम आप असर्टिव सेंटेंस को देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है या इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसा वाक्य जो किसी वास्तविक कथन, भावना, विचार या किसी वस्तु के बारे में बताए या उनको स्वीकार करे उसे स्वीकारात्मक असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि असर्टिव सेंटेंस ये होता है कि ये किसी बात को जो स्वीकार करता है, यानी कि या जो है डिक्लेयर कर देता है। दो बातें आती हैं, किसी बात को स्वीकार करता है, जैसे आई एम ए टीचर, तो ये मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मैं एक टीचर हूं। जैसे मैं कह दूं कि सचिन तेंदुलकर इज अ क्रिकेटर, तो ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है। हालांकि ये कोई बात नहीं, ये सभी लोग जानते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है। तो इस तरीके से बात आती है कि इसमें जो है या तो स्वीकार किया जाता है या इसे जो है डिक्लेयर किया जाता है। असर्टिव क्या होता है या डिक्लेरेटिव होता है, इसे सेंटेंस कहा जाता है, असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इन शॉर्ट यदि कोई किसी बात की घोषणा करे या स्वीकार करे तो उसे असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। एग्जांपल देख लीजिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल में भी बहुत बेहतरीन है। पहला एग्जांपल आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, आई एम अ डॉक्टर, आई एम टीचर, she is my sister, students play in the interval, she does not read novel in the night। और दूसरा अगला एग्जांपल है आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। उसके बाद एग्जांपल है दे हैव टेकन द फूड। ये सारी चीजें हैं, या तो इसे स्वीकार किया गया है या एक डिक्लेरेशन दिया गया है कि कोई कुछ कर रहा है या कोई कुछ है या कोई किसी के बारे में कुछ बता रहा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भाव के आधार पर असर्टिव सेंटेंस को दो प्रकार होते हैं। एक बात जान लीजिए कि ये जो है, सबसे पहली बात ये जानिए कि जब हम किसी से बात करते हैं या किसी से कोई डिस्कशन करते हैं तो उसमें हमें असर्टिव सेंटेंस को दो तरीके से मिलते हैं। नंबर एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसके द्वारा हम सकारात्मक सूचनाओं को प्राप्त करते हैं या देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। लिखित वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, ठीक ना। इसमें क्या किया जाता है, इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए और इसका एग्जांपल देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं, किसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं कि इसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। एग्जांपल इसका देख लीजिए, नीता टीचेस अस इंग्लिश, वी लाइक बनानास,
द टीचर टोल्ड अस एन ओल्ड स्टोरी। अगला एग्जाम्पल है यू कैन स्पीक इंग्लिश। ये सारी चीजें जो हैं ये सब एक असर्टिव सेंटेंस है, ये स्वीकार की जाती हैं। इसमें एक दूसरा प्रकार होता है, ये देखिए इसको मैंने बी से इंडिकेट किया है। निगेटिव सेंटेंस जो होता है ये क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। ये देखिए ये एक असर्टिव सेंटेंस होता है, सॉरी अफर्मेटिव से। असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। तो निगेटिव जो होता है नकारात्मक वाक्य होता है। जिस वाक्य से हम नकारात्मक सूचना प्राप्त करते हैं या देते हैं उसे निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसके भी अंत में फुल स्टॉप ही आता है। ये दो होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। अब देखिए इसका क्या है, इसका प्रयोग होता है, इसमें जो है फुल स्टॉप का भी प्रयोग होता है। और इस एग्जांपल देख लीजिए, नीता डज नॉट टीच अस इंग्लिश। इसमें देखिए नीता, ऊपर आपने देखा था नीता टीचर्स इंग्लिश या आई एम टीचर, सॉरी हाँ नीता टीचर्स अस इंग्लिश। लेकिन यहां पे देखिए नीता डजंट टीच अस इंग्लिश, नीता हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाती है। हम इसको निगेट करते हैं कि नीता हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाती है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, वी डू नॉट लाइक बनाना। उसमें था कि हम बनाना अर्थात केले को पसंद करते हैं, इसमें है कि हम केला पसंद नहीं करते हैं। तीसरा है द टीचर डिड नॉट टेल एनी ओल्ड स्टोरी, टीचर ने कोई पुरानी कहानी नहीं सुनाई। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। यह निगेटिव सेंटेंस है और सबके अंत में अगर आप देखेंगे तो फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। आइए देखिए नोट, यहां पे ई छूटा हुआ है, यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे ई छूटा हुआ है, नोट है। निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। परंतु कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जैसे नीता नेवर टीच अस इंग्लिश। देखिए यहां पे नेवर है, इसी नेवर में ये नॉट छुपा हुआ होता है। ये मेरा अगर आप 100 ग्रामर रूल्स देखेंगे तो उसमें आपको ये बारे में पता लग जाएगा। नीता नेवर टीचर्स इंग्लिश, नीता हमें कभी नहीं पढ़ाती है। सॉरी यहां इंग्लिश में बोल दिया, नीता हमें कभी नहीं पढ़ाती है। और अगला एग्जांपल है आई हार्डली रीड इट। तो देखिए यहां पे एक ध्यान दीजिएगा, स्पोकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई हार्डली रीड इट, मैं इसे नहीं पढ़ पाता हूं, मैं इसे मुश्किल से पढ़ पाता हूं, अर्थात मैं इसे नहीं पढ़ पाता हूं। इसमें भी नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। अब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सेंस के आधार पर जो यह है इसका दूसरा फॉर्म है। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य क्या होता है, प्रश्नात्मक वाक्य होता है। जिन वाक्यों का पहला हमने पढ़ा था और असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में दो आते हैं, एक अफर्मेटिव आता है, एक निगेटिव आता है। अब यह आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य। जिन वाक्यों का प्रयोग करके हम कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, अर्थात ऐसे वाक्य जिनसे हम प्रश्न करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य कहा जाता है। इसके अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। इसकी सबसे बड़ी यह है कि इसके जब भी हम कोई बात किसी से पूछते हैं, कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो उसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सपोज दैट कि आप पूछते हैं कहां, या अगर आप इंग्लिश में पूछते हैं तो हम लोग जैसे ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में बात कर रहा हूं या स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात मैं नहीं करूंगा कि वेयर, हम पूछ लेते हैं वेयर, तो ये जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। मैंने पहले बताया था कि सेंटेंस में एक वर्ड भी होता है और एक से ज्यादा भी वर्ड्स होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि हम पर ये होते कौन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब हम किसी से कोई बात जानने के लिए, कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई बात बोलते हैं, कोई एक सेंटेंस बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। देख लीजिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, डज नीता टीच अस इंग्लिश, क्या नीता हमें इंग्लिश पढ़ाती है। अगला एग्जांपल है डू वी लाइक बनानास, क्या हम केले पसंद करते हैं। अगला एग्जांपल है डिड द टीचर टेल एनी ओल्ड स्टोरी, क्या टीचर ने कोई पुरानी कहानी बताई। तो यह सवाल पूछा जा रहा है। अगला एग्जांपल है कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, हु टीचेज अस इंग्लिश, हमें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। हु टॉट यू इंग्लिश, तुमको इंग्लिश किसने पढ़ाई। वेयर इज माई पेन, मेरा कलम कहां है। वेयर डू यू प्ले, तुम खेलते कहां हो। हु इज अवर इंग्लिश टीचर, हमारा इंग्लिश टीचर कौन है। देखिए, यदि हम उपरोक्त वाक्यों पर ध्यान देते हैं, हम अगर उपरोक्त वाक्यों को ध्यान देते हैं तो क्या मिलता है हमको कि जब हम उपरोक्त वाक्यों को ध्यान देते हैं तो हमको क्या मालूम होता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। जिस तरीके से असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते थे, अफर्मेटिव और निगेटिव, उसी तरीके से इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है कुछ प्रश्नात्मक वाक्य जिनका प्रयोग किसी बात की पुष्टि करने के लिए किया जाता है, उन प्रश्नों को का उत्तर यस या नो में दिया जाता है। ये दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक का उत्तर तो हम यस और नो में दे सकते हैं। जैसे ऊपर जो एग्जाम्पल दिया पढ़ा था आपने, एग्जाम्पल नंबर 1 जो आप देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, सॉरी, ये एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, ये क्या देख रहा है कि नीता, डज नीता टीच अस इंग्लिश, क्या हमें नीता इंग्लिश पढ़ाती है। तो यहां पे जवाब आ जाएगा यस और नो, पढ़ाती है तो यस और नहीं पढ़ाती है तो नो। उसी तरह डू वी लाइक बनानास, क्या हम केले पसंद करते हैं या हमें केले पसंद है। बेसिकली हिंदी में हम लोग नहीं क्या लगाते हैं, बस ऐसे पूछते हैं हमें केले पसंद है, तो ये एक सेंस के आधार पर होता है डू वी लाइक बनानास, तो वो इसका भी आंसर आएगा यस और नो। इसीलिए डिड द टीचर टेल एनी स्टोरी, तो आएगा कि नो। लेकिन उसी में देखा हु टॉट यू इंग्लिश, तो आप ये नहीं कहेंगे कि नो, अब आपको नाम बताना पड़ेगा कि कौन हमें इंग्लिश पढ़ाता है। आगे देखिए कि इसी में एक अगला क्वेश्चन पूछता है वेयर इज माई पेन, मेरा कलम कहां है, तो आपको स्थान बताना पड़ेगा, आपको यस नो में आंसर नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीजें आती हैं, तो वही बात कर रहा है कि उनका जो यस नो में उत्तर दे दिया जाता है और किसी किसी चीज में यस नो का उत्तर नहीं जाता। तो इसका एक ये होता है, कैसे होता है, इन प्रश्नों को जिनका उत्तर यस और नो में दिया जाएगा, उन प्रश्नों को प्रारंभ में हमेशा हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए इसमें जो सेंटेंसेस आए थे, इसमें देखिए डज है, हेल्पिंग वर्ब है, और फिर उसके बाद दूसरे में डू है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद इसमें डिड है, हेल्पिंग वर्ब है, इसमें कैन है, पहले आया है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस में हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, वही यहाँ पे जो एग्जांपल में वही वर्ड्स वही सेंटेंसेस में लेके आया हूं। अब वो तो वाक्यों के उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं। ये जो यहाँ पे है डज नीता टीचर्स इंग्लिश, डू वी लाइक बनानास, अगला एग्जांपल है डिड द टीचर टेल एनी ओल्ड स्टोरी, अगला एग्जांपल है कैन यू स्पीक इंग्लिश। इन सब के हम यस और नो में उत्तर दे सकते हैं। देखिए अब जो दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं, अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या है, दूसरे प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं वो क्या हैं, यह आपको दिखाई देगा। कुछ विशेष प्रश्नात्मक वाक्य जिनका प्रयोग किसी वाक्य की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। इन प्रश्नों के प्रारंभ में हमेशा हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच तथा हाउ का प्रयोग किया जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर यस और नो में नहीं दिया जा सकता, ये मैंने पहले ही बता दिया है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, हु टीचर्स इंग्लिश, ये भी मैंने पहले बता दिया है कि हमें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो इसको आपको आंसर करना पड़ेगा कि हमें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। इसलिए हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश, तुमको किसने इंग्लिश पढ़ाया, तो यहां पे भी बात वही आ गई कि उसको आपको नाम बताना पड़ेगा। वेयर इज माई पेन, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि आपका पेन कहां है। वेयर डू यू प्ले, आप खेलते कहां हो, आपको उस स्थान को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल आता है हु इज अवर इंग्लिश टीचर, हमारा इंग्लिश टीचर कौन है, यह हमको बताना पड़ता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हमारे साथ आते हैं, ये हम चीजें देखते हैं। अगला तीसरे प्रकार का जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस है। ऐसे वाक्य जिनसे आदेश, निवेदन, सुझाव, प्रस्ताव का बोध हो, उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। क्या है ये इंपरेटिव सेंटेंस है, सॉरी जबान पे जो चल रहा था इंट्रोगेटिव तो ये आ गया। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। एक बार इसकी डिफिनेशन फिर से आप देख लीजिए, स्क्रीन पे पूरी दिखाई दे रही है। ऐसे वाक्य जिनसे आदेश, निवेदन,
सुझाव या प्रस्ताव का बोध हो, उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यू छुपा होता है, यह हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का है ये कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में कर्ता यू छुपा होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं और बहुत बार बोला जाता है, जैसे इसमें है स्टैंड अप है, ओपन द डोर है, बी केयरफुल है, प्लीज रिमूव द चेयर है। ये सब देखिए इसमें जो है, ये मैंने एक एक वर्ड, ये देखिए कमांड है, ये भी कमांड है, आप किसी को कमांड कर रहे हैं ओपन द गेट, स्टैंड अप। और दूसरा ये है बी केयरफुल, ये आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है प्लीज रिमूव द चेयर, ये रिक्वेस्ट है क्योंकि इसमें प्लीज का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जांपल है डोंट टच द ओपन वायर, ये एक वार्निंग है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगला एग्जांपल आता है, अगला रूल आता है, अगले टाइप का सेंटेंस जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ये बहुत आराम से आप इसको देख सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनसे हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे जोश, आश्चर्य, खुशी या दुख प्रकट हो, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेम के माने होता है अचानक चिल्ला पड़ना। जब आप कोई बात अचानक बोल देते हैं या अचानक आपके मुंह से निकल जाती है और उसी बात को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, उसे हम एक्सक्लेमेटरी टॉपिक कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज आ गई। और अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, हुर्रा, जैसे आप कोई जब बहुत खुश होते हो, हुर्रा वी वॉन द मैच। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज, जैसे ये आपने अचानक आपके मुंह से निकल जाती है। नेक्स्ट है एलॉस शी इज इंजर्ड, अरे उसको वो घायल हो गई। तो इसको जो है एलॉस, इसमें दुख आता है और ये अचानक हमारे मुंह से निकलता है, तभी ये इसको इस टाइप में रखा जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखा जाता है। अब आइए दोस्तों, अगला पार्ट आता है जो मैंने बताया था कि सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, उसमें देखिए ये दूसरा प्रकार जो होता है ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। इसके पहले हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन सेंस, और अब जो है ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है। अब बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर क्या है, ये देखिए वाक्य के प्रकार, संरचना के आधार पर, अर्थात उसकी बनावट के आधार पर वो किस तरीके से होते हैं, बनावट के आधार पर भी वाक्य चार प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए सबसे पहली बात होती है सिंपल सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और चौथा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये ध्यान दीजिएगा, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस पे बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, बहुत से लोग इस सेंटेंस में उलझे भी रहते हैं कि किस तरीके के ये सेंटेंसेस हैं। तो दोस्तों ये होता कैसे है, ये क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है कि कभी कभी हम जब किसी की बात देखते हैं तो कई सेंटेंसेस एक में मिला के बोलते हैं, तो वो जो है सेंटेंसेस को इन पार्ट में रखा जाता है। जैसे कंपाउंड सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, और एक जो होता है सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले आप सिंपल सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऐसे वाक्य जिसमें एक कर्ता सब्जेक्ट का एक क्रिया वर्ब का प्रयोग हो, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, अर्थात एक मेन वर्ब होता है, ठीक ना। मैं वर्ब फ्रेज की बात नहीं कर रहा हूं, फ्रेज आपने पढ़ा था, वर्ब फ्रेज की बात नहीं, बल्कि एक मेन वर्ब होता है, तो उसमें वर्ब फ्रेज भी आ सकता है, ठीक ना। चाहे वर्ब फ्रेज हो, चाहे एक सिंगल वर्ब हो। जैसे मैं बता दूं आपको, एक एग्जांपल यहां पे ले लीजिए इसमें। जैसे मैं कहूं कि शीला इज गोइंग, तो शीला जो है इसमें इज गोइंग ये फ्रेज है, तो आप ये मत कहिएगा कि इसमें तो दो वर्ब आ गए हैं, ये सिंपल सेंटेंस में रखा जाता है। ऐसे वाक्य जिसमें एक कर्ता तथा एक क्रिया वर्ब का प्रयोग हुआ सिंपल सेंटेंस कहलाता है। इस प्रकार के वाक्य में केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। एक मतलब ये है कि अब यहां पे एक बात जान लीजिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट के माने होता है, आप जानते हैं, स्वतंत्र, कि वो सेंटेंस जो अपने आप में स्वतंत्र हो और अपना पूरा भाव अकेले दे दे, तो उसी को इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। सिंपल सेंटेंस में वो एक क्लॉज होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, तो वही उसी को चाहे आप इंडिपेंडेंट क्लास कह दीजिए, चाहे एक सेंटेंस कह दीजिए। इंडिपेंडेंट क्लास जो होता है वो अपना पूरा अर्थ रखता है और सेंटेंस भी पूरा अर्थ रखता है। अब आइए इसका एग्जांपल देख लीजिए, शीला रोट, है ना। अगला देखिए, मेनी स्टूडेंट कंप्लीटेड देयर टास्क्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे रियलाइज द फैक्ट
नेक्स्ट एग्जांपल है ऑल शुड लर्न इंग्लिश। तो ये जो थे ये सिंपल सेंटेंस के थे। अगर आप इसमें देखिएगा, एक बार फिर से आप स्क्रीन पर आ जाइए कि शीला, इसमें क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, रोट एक सब्जेक्ट, एक वर्ब है, सॉरी। मेनी स्टूडेंट्स, अब देखिए ये यहां पे मेनी स्टूडेंट है, तो ये नाउन फ्रेज इसको कहा जाएगा। कंप्लीटेड देयर टास्क, है ना, तो यहां पे कंप्लीटेड है, एक वर्ब का प्रयोग हुआ है, और यहां पे एक सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है दे रियलाइज द फैक्ट। देखिए रियलाइज ये वर्ब है और ये वर्ब जो सॉरी ये दे सब्जेक्ट है। ऑल शुड, देखिए ऑल शुड, ये मैंने फिर बताया कि ये जो नाउन फ्रेज की तरह काम कर रहा है। ऑल शुड और ये लर्न जो है एक सब्जेक्ट सॉरी एक वर्ब का प्रयोग इसमें हुआ है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे आपने देखा, इसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। इसकी बनावट ऐसी होती है कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक जो है वर्ब होता है, अर्थात एक कोई नाम होगा और एक वर्ब होगा। सब्जेक्ट की जगह पर जैसे नाउन कह लिया जाए तो नाउन जो है नाउन हो या नाउन फ्रेज हो, वर्ब हो या वर्ब फ्रेज हो, ठीक है, मगर वो एक ही होगा। अगला देख लीजिए कंपाउंड सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा ये कंपाउंड सेंटेंस है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस है। और ये कंपाउंड सेंटेंस किस तरीके का है, देखिएगा आप, ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो कंपाउंड सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट क्लास हो, ठीक ना। इंडिपेंडेंट क्लास मैंने बता दिया था कि एक क्लास जो होती है वो अपना पूरा अर्थ रखती है, अर्थात जो क्लास पूरा अर्थ रखेगी वो एक सेंटेंस भी होगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसकी बात यह है कि क्लास इसे क्यों कहा गया, ये मेरी क्लास वाली स्पेलिंग वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको मैंने बहुत क्लियर कर दिया है कि इसे क्लास क्यों कहा जाता है। इस सेंटेंस है तो सेंटेंस कहिए, क्लास है तो क्लास कहिए। इसी क्लास को ही सेंटेंस क्यों कहा गया, या उस सेंटेंस को इंडिपेंडेंट क्लास क्यों कहा गया। तो ऐसे वाक्य जिनमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट क्लास हो, अर्थात कोई डिपेंडेंट क्लास ना हो। इंडिपेंडेंट मैंने ऊपर बता दिया है कि स्वतंत्र होता है, वो पूरा अपना अर्थ रखता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। और दोनों इंडिपेंडेंट क्लास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फॉर एंड नॉर बट और इट सो से जुड़े हो, कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें देखिए जो दोनों सेंटेंस होते हैं ना, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं और दोनों का अपना अलग अलग अर्थ होता है, वो अपना पूरा भाव रखते हैं, तो उन्हें क्लास कहा जाएगा। और जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि क्लास जो है क्लास जो होता है वो पूरा भाव दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, और सेंटेंस पूरा भाव देता है। तो लेकिन कभी कभी ये होता है कि दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया जाता है। जब वो दो सेंटेंसेस जुड़ जाते हैं तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है, और वहीं पर उस एक पार्ट को एक सेंटेंस न कह करके उसे एक क्लास कही जाती है। यहां पर और क्लियर हो गया कि अगर कोई एक सेंटेंस है और उसमें दो सब्जेक्ट और दो प्रीडिकेट का प्रयोग हुआ हो तो उसको क्लास कह दिया जाएगा। लेकिन वो दोनों अपना अलग अलग अर्थ रखते हो, अपना अलग अलग सेंस रखते हो, तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाएगा। उसमें दो क्या होंगे, दो क्लास होंगे, वो रहेंगे दो सेंटेंस, लेकिन जब वो दोनों मिल जाएंगे तो उन्हें क्लास कहा जाने लगेगा। बात क्लियर हो गई कि सेंटेंस में और क्लास में क्या डिफरेंस है। तो इसे कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। इन शॉर्ट, दो इंडिपेंडेंट क्लास किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हो तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। आप देखिए ये है कि जब दो सेंटेंसेस आपस में जुड़े हो तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अगला जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन निम्नलिखित है। देखिए एक लंबी लिस्ट है, आप इसको देखिएगा, जैसा धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करके देखिए, या ये चलता जा रहा है, आप इसको देखिए। सारे जो सेंटेंसेस हैं, सॉरी सारे जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो हैं, ये आप इनको देखिएगा। इसके कई प्रकार होते हैं, मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है, आप इसको देख लीजिएगा कि काइंड्स ऑफ कंजंक्शन में की एक वीडियो, इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इसको बताना बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगला देख लीजिए, इसमें सारे कई प्रकार के जो होते हैं। और अब उसी को आ जाइए, उसको एग्जाम्पल में देख लीजिए। आई लाइक यू, देखिए ये एक पूरा, अगर आप इसको ध्यान दीजिएगा तो ये एक पूरा क्या है, ये एक पूरा आई लाइक यू एंड आई कैन स्नैच स्टार्स फॉर यू, ठीक ना। आई कैन स्नैच स्टार्स फॉर यू, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं
ये क्या है, ये दोनों सेंटेंसेस हैं और दोनों अपना पूरा अर्थ रखते हैं। लेकिन यहां पे कह रहा आई लाइक यू एंड आई कैन स्नैच स्टार्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ सकता हूं भाई, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ सकता हूं। तो इसमें देखिए ये एंड है ना, ये एंड है और एंड से ये दोनों सेंटेंस जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, इसे इंडिपेंडेंट क्लास कहा जाएगा और इसे इंडिपेंडेंट क्लास कहा जाएगा। और वैसे भी अर्थ अगर आप देखिएगा तो दोनों के अर्थ आपको समझ में आएंगे कि ये क्या है। आई लाइक यू, ये पूरा आपको सेंस समझ में आ रहा है। आई कैन स्नैच स्टार्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ सकता हूं। तो ये दोनों सेंटेंस है, दोनों अपना अलग अलग भाव रखते हैं, इसलिए इसे कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, द चाइल्ड इज वीपिंग एंड द टीचर इज टीचिंग, बच्चा रो रहा है और टीचर पढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग सेंस हैं और दोनों पूरा कंप्लीट भाव रख रहे हैं कि टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चा रो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग एट आई रीच्ड ऑफिस इन टाइम, मैं देर से उठा था लेकिन फिर भी जो है, फिर भी एक बार फिर भी मैं ऑफिस समय से पहुंच गया। तो यहां पे एट कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है और इसलिए ये कंपाउंड क्लॉज है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, दे ट्राइड देयर बेस्ट बट कुड नॉट पास द एग्जाम। देखिए यहां पे दे ट्राइड देयर बेस्ट, उन्होंने पूरी कोशिश किया बट कुड नॉट पास द एग्जाम, लेकिन वो जो है एग्जाम पास नहीं कर सके। तो ये था कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस में आपको मैंने ये भी बता दिया था कि कंजंक्शन कौन से होते हैं। इसमें जो है कंपाउंड सेंटेंस होता है और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के किसमें होते हैं ये आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं इसी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनमें एक मेन क्लॉज, अब यहां ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अंतर क्या है। ऐसे वाक्य जिनमें एक मेन क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तथा एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। यानी देखिए मेन क्लॉज एवं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज हो या इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, दोनों एक ही बात है ना। वो यहां पे जो है मैंने ऐसा लिख दिया, ये मेन यहां पे होना चाहिए था, या इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तथा एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, जिसमें एक मेन क्लॉज और या इंडिपेंडेंट क्लॉज तथा एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, तथा सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन बिकॉज, आफ्टर, एज, ऑल्दो, हाउ, बिफोर, सिंस, इफ, वंस, देन, वेयर, अनटिल, टिल, ईदर, दैट एंड व्हाइल आदि से जुड़े हों तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। उसे वही सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, जैसे उसमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, कंपाउंड सेंटेंस में दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, लेकिन इसमें जो होती है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है तथा एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स का एक माने जान लीजिए, कॉम्प्लेक्स का जो एक शाब्दिक अर्थ होता है जिसके माने होता है जटिल। कॉम्प्लेक्स का अर्थ जो होता है वो होता है जटिल, यानी कि थोड़ा सा उसमें पेचीदगी रहती है, थोड़ा सा उसमें उलझाव रहता है। कॉम्प्लेक्स से माने उलझाव, तो थोड़ा सा उलझाव होता है कि वो एक सेंटेंस, और उलझाव क्या होता है ऐसा मत समझिएगा कि वो जो है बिल्कुल उलझे हुए है, जैसे आप तारे न गिन पाए या आपकी रस्सी उलझ जाती है कि वो साफी नहीं होती, उसको धागा उलझ जाता है, तो वैसा उलझाव नहीं होता है, बल्कि ये एक ऐसा उलझाव होता है जिसको आप इजीली उसको सीधा कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें कितना उलझाव होता है कि एक जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है वो तो अपना पूरा अर्थ रखेगी, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लास होगी ना, वो जब तक वो इंडिपेंडेंट क्लास को नहीं पढ़ा जाएगा तब तक ये डिपेंडेंट क्लास का अर्थ नहीं समझ में आएगा। डिपेंडेंट क्या होता है, निर्भर। तो ये क्लास का अर्थ उस क्लास के अर्थ पे निर्भर होता है, तो उसको जो है इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ये नहीं कि सब शब्द कॉम्प्लेक्स सुन करके आप उलझ जाए कि यार ये कॉम्प्लेक्स के माने तो जटिल होता है। जटिल माने नथिंग, ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जटिल के माने यहाँ पे नथिंग है, कि बस केवल ये एक दो सेंटेंसेस हैं और एक पार्ट को पढ़ेंगे तो वो तो पूरा अपना अर्थ रखेगा, और दूसरे पार्ट को अगर केवल अलग कर देंगे तो वो अर्थ नहीं रखेगा। बस इतनी ही इसमें जटिलता है। तो मैं यहां पे बता रहा हूं कि जटिल मीन्स नथिंग, तो नथिंग
तो इतना ही उसमें अर्थ है कि वो जो जटिलता है तो आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि जो डिपेंडेंट क्लास होगी, जब इंडिपेंडेंट क्लास को पढ़ेंगे तो देखेंगे तब डिपेंडेंट क्लास का अर्थ निकल जाएगा। और इसमें ये जो कंजंक्शन अभी मैंने बताया सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। और इसमें क्या होता है, इन शॉर्ट देख लीजिए, मैंने लिखा है कि इन शॉर्ट ऐसे वाक्य जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास तथा एक डिपेंडेंट क्लास हो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। ये जो है सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, आप वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ते थे, ये सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। तो ये देखिए सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन भी है, आप मैंने बताया कि कंजंक्शन वाला मेरा वीडियो देखिएगा तो इसमें आपको सारे मीनिंग सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। कुछ जो है जो ऊपर जो उसमें 7 दिखाया था मैंने और फिर इसमें 8 या 9 दिखाए हैं, यही मेन है। लेकिन उसके बाद भी ये आते हैं, मैंने इसकी लिस्ट यहाँ पे इसलिए दे दिया है कि आपको कभी इसमें समस्या का सामना न करना पड़े कि यार ये क्या आ गया, ये तो उसमें नहीं बताया गया था, इसलिए मैंने इनको यहां पे ऐड कर दिया है। आप एक एक देखते जाइए, ये सारी चीजें हैं, आप इसके माने भी जानते होंगे, इसके अर्थ भी जानते होंगे। तो ये हो गया एग्जाम्पल देख लीजिए, आई लॉस्ट माई वॉच। देखिए यहां पे मैंने दिया हुआ है आई लॉस्ट माई वॉच बिकॉज आई वॉज नॉट केयरफुल। देखिए आई लॉस्ट माई वॉच, यहां पे क्या कह रहा है, ये बार बार मैसेज आ रहा है इस पे, आई लॉस्ट माई वॉच। देखिए ये तो सेंटेंस है कि मेरी घड़ी गायब होगी, बिकॉज आई वॉज नॉट केयरफुल। देखिए ये जो है डिपेंडेंट क्लास है, आई वॉज नॉट केयरफुल, ये आप देख रहे हैं ना, आई वॉज नॉट केयरफुल। किसी से पूछेंगे आई वॉज नॉट केयरफुल, आई वॉज नॉट केयरफुल, तो वहां पे वो सवाल आपसे पूछ सकता है कि भाई केयरफुल नहीं तो क्या हुआ, केयरफुल नहीं हुई तो हुआ क्या? तो आप कहेंगे कि मैंने अपनी घड़ी खो दिया, मैंने अपनी मेरी घड़ी खो गई। क्यों घड़ी खो गई? क्योंकि मैं केयरफुल नहीं था। जब मैं केयरफुल नहीं था तो मेरी घड़ी खो गई। तो ये जो आई वॉज नॉट केयरफुल, ये डिपेंड है अपना पूरा अर्थ देने के लिए किस पे? इंडिपेंडेंट क्लास पे, जो मेन क्लास है आई लॉस्ट माई वॉच। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसा यहां पे कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसा ये इसमें अलग से आ गया है, ये यहां पे डिलीट नहीं हो सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, आई गॉट रेडी, आई गॉट रेडी द सन राइज, ठीक ना, आफ्टर द सनराइज। यहां पे देखिए ये कंजंक्शन है और यहां पे आफ्टर द सनराइज, आई गॉट रेडी। अगर आप देखते हैं कि मैं तैयार हो गया था, अच्छा ये अगर बोलते हैं द सनराइज, द सनराइज, तो कोई भी कहेगा भाई क्या लगा द सनराइज, द सनराइज, द सनराइज, क्या इसका मतलब है? तो कहेंगे कि आई गॉट रेडी आफ्टर द सनराइज, जब सूरज निकला तो मैं तैयार हो चुका था। तो मैं तैयार हो चुका था जब सूरज निकला, तो या जब सूरज निकला तब मैं तैयार हुआ, सूरज निकलने के बाद मैं तैयार हुआ। तो इसमें क्या है, ये डिपेंडेंट क्लास है इस पर। मैं तैयार हुआ था कब? जब सूरज निकल गया। अगर आप बार बार इसको कहेंगे सूरज निकल गया, सूरज निकल गया, तो पूछेगा भाई ये क्या मतलब है? तो ये इस पार्ट का अर्थ इस पे निर्भर है। जब आप इस बात को कह लेंगे तब आपको इसका अर्थ पूरा समझ में आएगा और इसको आप किसी को बता पाएंगे कि वो क्या आप कहना चाहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, आई शैल प्ले क्रिकेट व्हेन आई ग्रो यंग। देखिए अगर आप इसी सेंटेंस को बोलते रहिए, आई ग्रो यंग, आई ग्रो यंग, कोई बच्चा बोलता रहे आई ग्रो यंग, आई ग्रो यंग, जब मैं बड़ा हो जाऊं, जब मैं बड़ा हो जाऊं, जब मैं बड़ा हो जाऊं, तो वो पूछेगा यार क्या लगा रखा है तुमने? तो ये क्या कर रहा है, व्हेन आई ग्रो यंग, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब क्या होगा, तब मैं क्या करूंगा, आई प्ले क्रिकेट। अभी मैं छोटा हूं, अभी मैं क्रिकेट खेलने लायक नहीं हूं, एक बार लगेगी, एक ही बार में मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो ये जो था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। अब देखिए इसी में एक पार्ट आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए इसी एक कंपाउंड सेंटेंस में यहां पे एक हाइफन होना चाहिए, यहां पे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यहां पे एक हाइफन होता है, यहां पे जो मैंने हाइफन लगाना मैं नहीं लगा पाया। ऐसे वाक्य जिनमें कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास तथा दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लास हो उसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि इसका क्या मैटर होता है कि जिसमें एक डिपेंडेंट क्लास हो, एक डिपेंडेंट क्लास हो और दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लास हो,
तो उसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेगा। आप ये कर लीजिए कि जैसे कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा आपने और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा, तो कंपाउंड सेंटेंस में दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, एक डिपेंडेंट क्लास होती है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक डिपेंडेंट क्लास हो तथा दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लास हो तो उसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाएगा। जाहिर सी बात है कि कंपाउंड सेंटेंस वही ना होगा जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास हो। कंपाउंड सेंटेंस किसको कहेंगे? जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास हो तो कंपाउंड सेंटेंस कहा जाएगा। इसलिए अगर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जुड़ गया तो क्या होगा कि एक इसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए, ठीक ना, कम से कम दो इंडिपेंडेंट, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट क्लास जुड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनता है। तो अब तो इसमें ऑलरेडी कंपाउंड वाली दो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास आ ही गई हैं, तो अब कॉम्प्लेक्स वाली एक जो है डिपेंडेंट क्लास की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां पे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएंगे। रीड अंडरस्टैंड? आई होप। अगला देख लीजिए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड तथा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मिश्रण होते हैं, ये मैंने अभी आपको बता दिया। इसका एग्जांपल देख लीजिए, द ऑफिसर रिब्यूक द सुबॉर्डिनेट बिकॉज शी नोज हर पावर एंड शी कुड पनिश देम। देखिए यहां पे एक जो ये पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा यहां पे स्थान हो गया है, ये मैं ध्यान नहीं दिया हूं, ये यहीं का पार्ट है, ये अपना देख लीजिएगा, ये यहां पे स्थान आ गया है कि द ऑफिसर रिब्यूक द सुबॉर्डिनेट। अब देखिए, द ऑफिसर रिब्यूक द सुबॉर्डिनेट, ऑफिसर ने जो अपने सुबॉर्डिनेट को डांटा, बिकॉज शी नोज हर पावर, क्योंकि वो अपना पावर जानती है। कौन अपना पावर जानती है? तो उसे क्या किया? उसने अपने सुबॉर्डिनेट को डांटा। वो अपना पावर जानती है तो उसे अपने पावर को डांटा। एंड शी कुड पनिश देम, वो उन्हें पनिश कर सकती है। किनको पनिश कर सकती है? सुबॉर्डिनेट को। शी नोज हर पावर, वो अपना पावर जानती है। शी कुड पनिश देम, वो उन्हें पनिश कर सकती है। तो द ऑफिसर रिब्यूक द सुबॉर्डिनेट्स, सुबॉर्डिनेट्स को डांटा। भाई क्यों डांटा था? ये दोनों जो है फ्री क्लासेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं कि वो अपना पावर जानती है और वो उन्हें पनिश करने की भी ताकत रखती है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, द सर्वेंट अपोलोजाइज द मास्टर बिकॉज ही नोज ही इज इन पावर एंड ही कुड लॉस हिज लिविंग बिकॉज ऑफ हिज मास्टर। तो यहां पे भी देखिए कई सेंटेंसेस हैं और यहां पे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। अगला एग्जांपल देख लीजिए, दे क्लैप्ड व्हेन आई हिट द बॉल, जब मैंने बॉल को मारा तो दे क्लैप्ड। भाई क्यों क्लैप किए थे? व्हेन आई हिट द बॉल बट द बॉल वेंट हाई, लेकिन बॉल ऊंची चली गई। ये सारी चीजें हैं कि बॉल ऊंची चली गई। अगला एग्जांपल देख लीजिए, माई फ्रेंड वर इन द कॉलेज एंड आई वॉज इन द लाइब्रेरी वेयर आई सर्च सम स्लोगन्स फॉर डिबेट। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जांपल हैं। अगला एग्जांपल देख लीजिए, बिकॉज आई वर्क हार्ड, यहां पे पहले ही यहां पे देखिए कंजक्शन लगा दिया है, बिकॉज, सॉरी एक मिनट, यहां पे बिकॉज पहले लग गया है, बिकॉज आई वर्क हार्ड, यहां पे कामा है, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जाम एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। आई वॉज वेरी हैप्पी ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन ये भी जो है इंडिपेंडेंट क्लास है। आई वर्क हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया, तो ये डिपेंडेंट क्लास है। भाई आपने कठिन परिश्रम किया तो हुआ क्या? तो आपको जवाब आता है आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जाम एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। तो ये जो थे ये आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास थे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सेंटेंसेस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं और इनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, और इस क्लासिफिकेशन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे जिनको आवश्यकता होगी, लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।